तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। प्रिंसेस इज बैक। हमारी हीरोइन एमी अमेरिका से वापस आ रही होती है। एमी ईएमटी कंपनी की हायर थी। सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरो काई पर। काई एक काउंसलिंग डॉक्टर था। काई अपने स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशन दे रहा था। प्रेजेंटेशन के वक्त एक बंदा जिसका नाम वोंग था, वो किसी को याद कर रहा होता है। काई वोंग को नोटिस कर लेता है और वोंग के पास आकर पूछता है, तुम किस चीज को याद कर रहे थे? वोंग बोलता है, किसी को भी नहीं। काई उसे बोलता है, मुझे पता है तुम किसी को याद कर रहे थे। वोंग गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। उसकी फ्रेंड शाओ उसके पीछे उसे रोकने के लिए आती है। वोंग बोलता है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? तुम्हें लगता है मैं मेंटल पेशेंट हूँ? शाओ उसे समझाने का ट्राई कर रही होती है। वोंग गुस्से में उसे छोड़कर चला जाता है। काई के प्रेजेंटेशन सेशन के अंदर एक लेडी आ जाती है। काई उनको लेकर बाहर आता है। ये लेडी काई की मॉम थी। काई की मॉम उससे पूछती है, तुम नाना के साथ डेट पर क्यों नहीं गए? काई बोलता है, मैं अपने काम में बिजी था। उसकी मॉम बोलती है, आज मैंने फिर से उसके साथ तुम्हारी डेट फिक्स की है, तुम्हें जाना होगा। नाना एक अमीर घर की बेटी थी। काई की मोम किसी भी कीमत पर उसे आज उससे मिलवाना चाहती थी। काई भी अपनी मोम की बातों को मना नहीं कर पाता। एमी अपने घर आ पहुंचती है। उसके आगे पीछे बहुत सारे गार्ड्स थे। एमी के डैड उसे शाम के लिए रेडी होने को बोलते हैं। एमी को देखकर ऐसा लग रहा था वो अपने डैड के ऑर्डर के हिसाब से चलने वाली लड़की नहीं है। एमी अपने रूम में आकर बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार होती है और फिर रूम से बाहर आती है। एमी अपने गार्ड्स को बातों में उलझाकर वहाँ से रफू चक्कर होने का ट्राई कर रही थी, पर बेचारी का प्लान कामयाब हो नहीं पाता। काई नाना से मिलने एक रेस्टोरेंट में आता है। काई की मोम एक रिच बहू अपने घर में लाके अपने स्टेटस को मेंटेन करना चाहती थी। एक वेटर से गलती से नाना की ड्रेस में पानी गिर जाता है। नाना गुस्से की मारी आग बबूला हो जाती है। नाना अपने पैसों का रोप उस वेटर पर झाड़ रही होती है। काई ये सब दूर से देख रहा होता है और सोचता है, ऐसी लड़की के सामने क्या मैं अपनी इमेज जेंटलमैन जैसी बनाऊं? उसके बाद काई नाना के पास जाता है। नाना तो काई को देख के ही इम्प्रेस्ड हो जाती है, पर काई उसे बोलता, देखो मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर तुम फिर भी मुझसे शादी करोगी तो मैं अपने खानदान का नाम तो डुबाऊंगा ही और साथ ही तुम्हारे खानदान का नाम भी बर्बाद कर दूंगा। इसलिए घर जाओ और इस रिश्ते के लिए मना कर दो। ये सुनने के बाद नाना गुस्से में बोलती है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? काई बोलता है, जो भी हो, पर अभी तुम्हारी हरकतें देखने के बाद तुम मुझे हेलो किटी की ड्रेस में लिपटी हुई अमीरजादी के अलावा और कुछ नहीं लग रही हो। ये बोल के काई वहाँ से चला जाता है। एमी के रूम से एक पेंटिंग करने वाला आदमी आता है। एमी के गार्ड्स एमी के रूम में आ जाते हैं। एमी वहाँ से गायब हो चुकी थी। एमी के गार्ड्स उसे ढूंढने लग जाते हैं। एमी रस्सी की मदद से नीचे आ रही होती है, पर स्लिप होने की वजह से वो नीचे चल रहे काई के ऊपर गिर जाती है। एमी सोचती है वो मर चुकी है, इसलिए वो रोने लग जाती है। एमी बोलती है, मैंने अभी दुनिया भी देखी नहीं थी, इतनी खूबसूरत होने के बाद भी इतनी जल्दी मर गई। काई बोलता है, हेलो, तुम मरी नहीं हो, पर अगर तुम मुझ पर से उठी नहीं तो मैं जरूर मर जाऊंगा। एमी काई के ऊपर से उठ जाती है। काई पूछता है, तुम अपनी जान देने वाली थी क्या? एमी बोलती है, नहीं। तभी वहाँ एमी के गार्ड्स आ जाते हैं। एमी काई के पीछे छुप जाती है। नाना इस मोमेंट पर वहाँ टपक जाती है और बोलती है, तुमने इसके लिए मुझे डंप किया है, इसमें ऐसा क्या है? नाना एमी की इंसल्ट करने लग जाती है। एमी अब किसी की बकवास सुनने वालों में से तो थी नहीं, इसलिए उसे अच्छे से रिप्लाई कर देती है। नाना गुस्से में बोलती है, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? एमी बोलती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो भी हो, और बोलती है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? ये बोलकर एमी रुक जाती है। अगर वो अपनी असली पहचान बोलती है तो उसे प्रॉब्लम हो जाती। एमी काई से पूछती है, इसे तुम जानते हो क्या? काई बोलता है, नहीं। एमी बोलती है, ये देखो, ये तो तुम्हें जानता भी नहीं है। नाना चिल्लाने लग जाती है। एमी के गार्ड्स आसपास ही थे, इसलिए एमी नाना का मुंह बंद कर बोलती है, अगर तुमने चिल्लाना बंद नहीं किया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अब हमारा बंदा काई तो एक डॉक्टर था, उसे एमी में इनसिक्योरिटी डिसऑर्डर दिखाई देता है, यानी काई की नजर में एमी एक पेशेंट बन जाती है। इसलिए वो बोलता है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, इसे छोड़ो। एमी मान जाती है। काई उसे गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है। एमी और काई वहाँ से चले जाते हैं। एमी आज बहुत खुश थी और पीछे मुड़कर देख रही होती है, कई गार्ड्स उसका पीछा तो नहीं कर रहे। ये देखकर काई को लगता है ये लड़की तो बहुत ज्यादा ही बीमार है। काई पूछता है, तुम अपनी जान लेने का ट्राई क्यों कर रही थी?
एमी बोलती है तुम्हें लगता है मैं अपने आप को चोट पहुंचाने वाली लड़की हूँ? मेरे लिए मेरी जान की कीमत बहुत ज्यादा है। काई पूछता अगर ऐसा है तो तुम क्या कर रही थी? एमी सच बता नहीं सकती थी इसलिए झूठी कहानी बना देती है। वो एक विंडो क्लीनर है और गलती से गिर गई थी। काई को एमी की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा हो नहीं रहा था। काई एमी से उसकी कंपनी का नाम पूछता। एमी अब कोई कंपनी होती तो नाम बता पाती, इसलिए बहाना करती है ये मेरा पहली बार था, रहने दो ना। काई के ज्यादा पूछने की वजह से एमी कोई भी रैंडम नाम को अपनी कंपनी का नाम बोल देती है। काई समझ जाता है ये मोहतरमा झूठ बोल रही है, इसलिए काई गाड़ी होटल की तरफ घुमाता है। काई एमी को गाड़ी से बाहर निकालने का ट्राई करता है। एमी गाड़ी से बाहर निकलने से मना कर रही होती है। इस चक्कर में उसका पर्स वहीं गिर जाता है। काई एमी को गाड़ी से निकालने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब हमें यहाँ काई की कंपनी में दिखाया जाता है काई का बड़ा भाई यानी उसका स्टेप ब्रदर ही उनकी शादी एमी से फिक्स हो गई थी। ये न्यूज काई के डैड सारे बोर्ड मेंबर्स को बता देते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद ह्यून बोलता है मुझे ये शादी नहीं करनी, लेकिन उसके डैड बोलते हैं या तो एमी से शादी करो या फिर पोस्ट से रिजाइन कर दो। और उसके डैड शाम की पार्टी में आने के लिए बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। नाना गुस्से में घर आती है। उसकी मोम उसे डेट के बारे में पूछती है। नाना काई से बदला लेना चाहती थी, इसलिए अपनी मोम को बोलती है वो दोनों एक दूसरे को पसंद आ गए हैं। एमी टैक्सी से एक जगह पे आती है। टैक्सी ड्राइवर उसे पैसे मांग रहा होता है और एमी को ये पता नहीं था उसका पर्स तो काई की गाड़ी में ही छूट गया है। एमी के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं, इसलिए वो टैक्सी ड्राइवर को बोलती है आप मुझे मेरे फ्रेंड के यहाँ छोड़ दीजिए, मैं आपको वहाँ जाके पैसे दे दूंगी। एमी टैक्सी ड्राइवर को काई का एड्रेस देती है क्योंकि बेचारी को काई के अलावा किसी और के बारे में पता नहीं था। और एमी ने सुबह काई को गाड़ी में किसी को अपना एड्रेस देते हुए सुन लिया था। ह्यून को दिखाया जाता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर रहा था। दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड यूइंग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। ह्यून ने उसे डेट करने से पहले झूठ बोल दिया था। वो एक बड़ी कंपनी में ड्राइवर था पर अब सच्चाई बाहर आ चुकी थी। ह्यून था अपनी कंपनी का जीएम। ह्यूइंग को ये पता है इतनी बड़ी फैमिली कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए उसने ह्यून से ब्रेकअप कर लिया था। ह्यून ये सब याद कर रहा था। उसका एक आदमी उसे शाम वाली पार्टी के बारे में याद दिलाता है जहाँ उसे एमी से मिलना था। एमी काई की बिल्डिंग के सामने थी। गार्ड उसके पास की कार्ड न होने की वजह से उसे अंदर जाने नहीं दे रहे थे। टैक्सी ड्राइवर पूरा दिन शहर के चक्कर लगवाने, पैसे न देने की वजह से पुलिस को कॉल करने लग जाता है। एमी को याद आता है गाड़ी में काई ने एक कुरियर को मैनेजमेंट ऑफिस में रखने को बोला था। एमी उस कुरियर को लेके ड्राइवर को देती है। देखने में वो कुरियर बहुत महंगा लग रहा है। ड्राइवर भी उस कुरियर को ले लेता है। ह्यून पार्टी में जा रहा था। उसे एक ह्यून का कॉल आता है। ह्यून को अस्थमा अटैक आया था, इसलिए ह्यून पार्टी में न जाकर उसके घर की तरफ जाता है। पार्टी में ह्यून के डैड लगातार ह्यून को कॉल कर रहे थे। ह्यून हॉस्पिटल में ह्यून के साथ था। पार्टी में एमी के डैड और ह्यून के डैड एक दूसरे से मिलते हैं और अभी दोनों के बच्चों को आपस में मिलना था। ह्यून और एमी वहाँ आए नहीं थे, इसलिए दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे से बहाना बना देते हैं। एमी को उसके गार्ड्स देख लेते हैं। एमी भागने वाली थी पर कामयाब हो नहीं पाती। एमी पूछती है तुम लोगों ने मुझे कैसे ढूंढा? गार्ड्स बोलते हैं आपके फोन में जीपीएस है। ये सुनने के बाद एमी अपना फोन गिरा देती है और गार्ड से बचते हुए एक जगह में छुप जाती है। एमी अपने गार्ड्स के जाने के बाद वहाँ से निकल जाती है। एमी एक लेडी से टकरा जाती है। ये लेडी काई के घर में काम करने वाली मेड होंग थी। होंग पूछती है इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? एमी बोलती है मैं यहाँ नई आई हूँ, मैं यहाँ जॉब ढूंढ रही हूँ। सुनने के बाद होंग को अच्छा लगता है क्योंकि आज ही होंग को एक अच्छा जॉब ऑफर आया था और वो काई के घर से काम छोड़कर जाने वाली थी, पर उसे अच्छा रिप्लेसमेंट मिल नहीं रहा था। होंग पूछती है मेरे पास एक काम है, करोगी क्या? एमी हाँ बोल देती है क्योंकि उसके पास ना रहने का ठिकाना था ना खाने को खाना। होंग एमी को काई के घर ले आती है और उसे काई के बारे में बताने लग जाती है और एमी घर को देखने में इतनी बिजी थी होंग की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती। होंग बोलती है तुम्हें कुछ महीनों तक मेरी जगह पे काम करना होगा, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगी। एमी मान जाती है। होंग काई को कॉल कर बोलती है मेरी सिटी में कुछ प्रॉब्लम हुई है, इसलिए मैं कुछ वक्त के लिए वहाँ जा रही हूँ। मैं अपने कजन को अपनी जगह छोड़कर जाऊंगी। काई ओके बोल देता है। होंग के जाने के बाद एमी होम टूर करने लग जाती है। एमी मस्त मजे में बाथटब में वाइन के मजे ले रही होती है। काई अपने घर आता है। वो भी कपड़े खोलकर वॉशरूम की तरफ निकल जाता है। एमी काई को पीछे से आकर उसकी अच्छे से धुलाई कर देती है, जिसके चक्कर में उसका टावल नीचे गिर जाता है। दोनों को ही इस नजारे की वजह से हार्ट अटैक ही आने वाला होता है। नेक्स्ट सीन में काई और एमी एक दूसरे को भूल रहे होते हैं। काई पूछता है तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? होटल में मेरी बैग का कबाड़ा कर सुकून नहीं मिला क्या, जो यहाँ भी मुझे परेशान करने आ गई हो?
एमी बोलती है मैं इस घर की नई मेड हूँ। काई बोलता है तो तुम हो होम की कजन, पर मुझे तुमसे अपने घर का काम नहीं करवाना। यू आर फायर्ड, भागो यहाँ से। एमी बोलती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मेरा पर्स चोरी नहीं किया होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता। काई बोलता है तुम मुझे चोर बोल रही हो। एमी बोलती है हाँ मुझे तो लगते हो, शायद तुम अपने घर तक मुझे आने के लिए मजबूर कर मेरा फायदा उठाना चाहते होंगे। काई को ये रेपिस्ट वर्ड सुनने के बाद शौक लग जाता है। काई बोलता है मैं तुम्हें अपने घर में बिल्कुल नहीं देख सकता, यहाँ से वापस जाओ। एमी बोलती है मेरा पर्स मुझे लुटाओ। उसके बाद एमी काई की गाड़ी की तरफ जाती है और अपना पर्स ढूंढने लग जाती है। काई पूछता है मिला क्या? अगर होता तो मिलता ना, मैं तुम्हें मेरा इतना नुकसान करने के लिए सू करूँगा। एमी बोलती है यहाँ नहीं है तो जरूर तुमने उसे अपने घर में छुपाया होगा। एमी अंदर की तरफ जाने लगती है। काई उसे रोकने वाला होता है, फिर एमी उसे पुश करती है। एमी एक ट्रेंड फाइटर है जिसकी वजह से उसके हर डिफेंसिव मूव काई के लिए काफी डेंजरस थे। काई सीधा जाके गमले में टकरा जाता है और फिर से एक बार काई की बैग का कबाड़ा बन जाता है। एमी बोलती है मैं ये नहीं चाहती थी, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है तुम्हें पेन हो रहा है, चलो मैं हेल्प कर देती हूँ। काई बोलता है तुम मेरे आसपास मत आओ, मैं अभी पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। एमी बोलती है पहले मुझे हेल्प तो करने दो, मेरी वजह से ये सब हुआ है। एमी को काई उसके बेड पर ले जाती है। काई अपना फोन निकाल के बोलता है मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। एमी उसका फोन छीनते हुए बोलती है हम बैठकर आराम से बात करते हैं ना, पुलिस को कॉल करने की क्या जरूरत है। काई बोलता है मैं कॉल जरूर करूँगा, मुझे मेंटली और फिजिकली हार्म करने के लिए। एमी बोलती है मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम्हारा यहाँ तब तक ख्याल रखूंगी जब तक तुम रिकवर नहीं होते। काई बोलता है कोई जरूरत नहीं है, मुझे मेरा फोन दे दो और यहाँ से भाग जाओ। और काई उठने की हालत में भी नहीं था। काई एमी से बोलता है ठीक है मैं पुलिस को कॉल नहीं करूँगा, तुम भी यहाँ जब तक चाहो रह लो, पर प्लीज मेरा फोन दे दो। एमी बोलती है ठीक है मुझे मेरा पर्स लौटा दो, मैं फोन दे दूंगी। काई बोलता है मेरे पास नहीं है तुम्हारा पर्स। एमी बोलती है ठीक है जब तक पर्स नहीं तब तक फोन भी भूल जाओ। ये बोलते हुए एमी वहाँ से निकल जाती है। काई घर वाले फोन से पुलिस को कॉल करता है पर फोन आउट ऑफ सर्विस था। नेक्स्ट डे एमी सो रही होती है। काई धीरे से आकर एमी से अपना फोन लेने लग जाता है। एमी जाग जाती है और जोरों से चिल्लाती है। एमी काई को फिर से पुश कर गिरा देती है। एक बार फिर से एमी ने काई का काम तमाम कर दिया था। एमी बोलती है तुम फोन लेने आए थे ना। काई बोलता है ये मेरा घर है और जो तुम्हारे पास है ना वो मेरा फोन है, मुझे मेरा फोन लौटा दो। एमी बोलती है मुझे मेरा पर्स दो और फोन ले लो। तभी उसके फोन पर कॉल आ रहा होता है। एमी बोलती है ठीक है पर तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा फोन मिलने के बाद मुझे इस घर से जाने के लिए नहीं बोलोगे। काई बोलता है पर्स गुम हो गया तो पुलिस स्टेशन जाओ ना, मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी हो, जल्दी से मेरा फोन दे दो। एमी उसका फोन कट कर देती है और उसे ऐसे जमीन पर पड़ा हुआ छोड़कर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में एमी काई की बुक्स देख रही होती है। काई उसके पास आकर बोलता है हमने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस नहीं किया है ना, चलो इंट्रोड्यूस करते हैं। काई एक थेरेपिस्ट हूँ। एमी मन में सोचती है देखने से लग तो नहीं रहा है और बोलती है मेरा नाम एमी है, मैं एक मेड हूँ, बहुत दूर से आई हूँ। काई मन में सोचता है कितनी बड़ी झूठी है ये और बोलता है तुम्हारा घर सिटी से बाहर दूर होगा ना, तो तुम बस वहाँ से एक मेड बनने यहाँ आई हो। एमी बोलती है मेरी फैमिली बहुत लो क्लास है, मैं ही अपने घर को चलाती हूँ। काई सोचता है कितनी लंबी लंबी फेंक रही है ये। एमी बोलती है मेरे पास में आईडी था जो खो गया था तो मैं तब तक यहाँ से जा नहीं सकती। काई बोलता है मेरी आंखों में देखो। एमी पूछती है क्यों? काई बोलता है तुम्हें अपना पर्स चाहिए ना, मैं हेल्प करूँगा। एमी उसकी आंखों में देखती है। काई उसे हिप्नोटाइज कर फोन लेने लगता है। एमी उसे रोकती है। एमी तो हिप्नोटाइज हुई नहीं थी। एमी बोलती है तुम मेरा एडवांटेज लेने वाले थे ना। काई पूछता है ऐसे कैसे हो सकता है, तुम हिप्नोटाइज नहीं हुई। एमी बोलते तुम्हारी आंखों में देखने लायक ऐसा है क्या जिसकी वजह से मैं हिप्नोटाइज होंगी, बस कचरा ही है। काई अपना फोन मांगता है। एमी अपने पॉकेट में रख के वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में वोंग को दिखाया जाता है। वो एक फैशन डिजाइनर था। एक लड़की वोंग के ऑफिस में रखे हुए वेडिंग ड्रेस के साथ पिक्स लेने लग जाती है। वोंग ये देखने के बाद उसे डांट कर भगा देता है। वोंग याद करता है ये ड्रेस उसने एमी के लिए डिजाइन की थी। इधर एमी काई का फोन लेकर वहाँ घूम रही थी। काई के फोन में कॉल आ रहे थे। काई उसे बोलता है एटलीस्ट मेरी माँ मुझे फोन तो पिक करने दो। एमी मान जाती है पर काई की असिस्टेंट मीटिंग में न आने का रीजन पूछती है। काई सारी मीटिंग कैंसिल करने के लिए बोलता है। तभी काई के घर की घंटी बजती है। काई को पता चलता उसकी मोम और नाना है। काई एमी को रोक लेता है। एमी जाने वाली थी। काई बोलता है ये मेरी मोम है, प्लीज मत जाओ। एमी बोलती है तुम अपनी मोम से डरते हो क्या?
काय बोलता अगर तुम जाओगी तो मैं तुम्हें किस कर दूंगा। एमी मान जाती है। काय अपनी मोम को कॉल कर घर में ना आने वाली बात बताता है। उसकी मोम और नाना वहाँ से चले जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।